चाहे आप रो, हाँ वो 6 भी बच जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे आज बिना किए हुए। अब एक चर्चा का विषय बना हुआ था भालिया गेहूं। चलिए, भालिया गेहूं जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है ना। ये जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग किसको देते हैं? उसे देते हैं जहाँ पर सिर्फ एक विस्तृत क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में इसका खेती किया जाता हो, या ये मैंने काम किया जाता हो, मैंने इसको उपजाया जाता हो, ठीक है ना। ये है, तो ये जो है ये जीआई टैग प्राप्त है। इसको जीआई टैग, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, है ना, जीआई टैग प्राप्त है। और यह होता है, अच्छा मैं ये चर्चा का विषय क्यों है, पहले बात कि चर्चा का विषय था क्यों, देख लेते हैं विषय क्यों था। ये विषय इसलिए है कि इस गेहूं को निर्यात किया गया है केन्या और श्रीलंका में, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। हाँ, केन्या और श्रीलंका में। हाँ, यह गुजरात में होता है, गुजरात से केन्या और श्रीलंका। निर्यात किया गया है। निर्यात किया गया है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो है कहाँ होता है जरा देख लेते हैं। गुजरात में होता है। गुजरात के किस क्षेत्र में होता है जरा देख लेते हैं। ददखानी, इसे जो है भालिया गेहूं को ददखानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इसके एक ये खासियत ये है ना कि इसे जो है कि बारिश उरिश की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं कि पूरा बारिश होनी चाहिए, चाहे आपको पानी का पटवन करना चाहिए, चाहे पूरा खाद चाहिए। ये इसमें खासियत है कि ये हल्का सा भी नमी में, माने कि हल्का सा, मान के शीत के काल में जब हम लोग गेहूँ करते हैं तो हल्का सा जो उस वाली जो बूंद होती है, जो ओस होता है, उससे भी यह खेती की नमी से भी जो है ये उपज सकता है और पूरा का पूरा अच्छी तरीके से फसल देता है। इसकी ये खासियत है और इसी खासियत के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और इसे वहाँ के आम समाज में, देखिए आम जगह पे जो है कि गुजरात के जहाँ पर क्षेत्र में होता है वहाँ पर जो है गुजरात के भाल क्षेत्र में होता है, लिख लीजिएगा, गुजरात के भाल क्षेत्र में होता है, इसलिए भालिया कहा गया है। और इसे जो है कि वहाँ के जो लोकल नाम जो है ना, लोकल जो है GW1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे GW1 के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता देते हैं, पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी गेहूं रहेगा तो यहाँ पर W लिखा रहेगा, राइस रहेगा, चावल रहेगा तो R लिखा रहेगा, है ना, मक्का रहेगा तो उसके लिए जो नाम है वो लिखा रहेगा। हाँ, तो मैं इसलिए पहले बता देता हूँ कि मैं ये सोच के नहीं चलिए कि नाम नहीं देगा आपको, ये नाम ना दे के ये नाम दे देगा, बोले कि ददखनी का दूसरा नाम क्या है, या आपको भालिया गेहूं का दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछ लेगा भालिया गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है ना। इसे पूछ लेगा किसे जीआई टैग दिया गया, आपको 4-5 गो का नाम दे देगा, उसमें हर एक गेहूं का नाम दे देगा। तो गेहूं का नाम में आप किसको मारिएगा, जो पता रहेगा उसी को मारिएगा ना। अच्छा, मैंने लिखवा दिया था केरल के राज्यपाल दहेज के लिए 1 दिन के उपवास पर बैठ गए थे। ठीक बात है, हाँ आगे बढ़े इसी में, हाँ आगे चलते हैं। एक छोटा सा एक और लिख लीजिए। एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था, नौसैनिक अभ्यास
एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था। ये नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज नाम के जाना गया। सी ब्रिज कहते हैं इस नौसैनिक अभ्यास को। CBR, हाँ, BREEZE है। सी ब्रिज 200-2021। नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, टेस्ट जो है यह अभ्यास काला सागर में हुआ। काला सागर जानते हैं किसको कहते हैं? देखें हैं काला सागर? ठीक है, अब आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। जब इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं, आपसे तो एक सवाल पूछ लिया जाएगा, काला सागर के सटे हुए तटीय क्षेत्रों का नाम बताएं। कौन कौन से तटीय क्षेत्र हैं ये पूछ लेगा आपसे। काला सागर ना पूछ करके इस अभ्यास में ना पूछ के काला सागर के बारे में पूछ लेगा, तटीय क्षेत्र के बारे में पूछ लेगा, तो आप क्या बताइएगा? उसके बारे में भी जरा सा लिख लेगा, कौन कौन सा तटीय क्षेत्र है आपस में जुड़े हुए हैं काला सागर से चारों तरफ से। काला सागर से समीपवर्ती कैसे? समीपवर्ती होता है, समीपवर्ती क्षेत्र मतलब कि जो निकट में हो। कौन कौन सा है जरा लिख लेते हैं। रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, और रोमानिया। 6 क्षेत्र हैं जो उसके जो तटीय क्षेत्र है। ये काला सागर बीच में, यहाँ पर काला सागर है और इसके आसपास के क्षेत्र। हाँ ठीक है, ये नोट कर लिए? ठीक बात है, अभी से रफ कर दें। दिख रहा है ठीक से? हाँ नहीं, वो सब नोट इतना कर लेते हैं लोग कि आप लोग इतना फास्ट हैं, वहाँ भी फास्टे होंगे लोग। देखने वाले, ना देखने वाले कुछ भी देख सकते हैं। जो देखिए पसंद उसको, उन लोग को वो चीज़ आती है यहाँ पर वीडियो में कि जो मजाक ज़्यादा करता है लोग, जो फैक्ट चीज़ बताता है उसे पसंद बहुत कम लोग करते हैं, और जो बकवास बातें करते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे, आप कभी भी देखें हैं कि बकवास चीज़ें को लोग इतना लाइक मार देगा कि कल होकर के वो फेमस हो जाएगा। एक हमारे, छोड़िए नेक्स्ट लिखते हैं। निपुण भारत, निपुण भारत।
इसे जो है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ये नहीं कि राज्य शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत की शुरुआत की। निपुण का अर्थ होता है, लिख लीजिए NIPUN। निपुण का पूरा मतलब होता है, अर्थ होता है, तो बहुत बड़ा नाम रहता है सब। नेशनल इनिशिएटिव है ना, हाँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंस प्रोफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इन, बहुत बड़ा नाम है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये नाम है। इसको कहते हैं निपुण। अब किया इससे बढ़िया लिख देता कि मैथ को समझने के लिए, सांख्यिकी समझने के लिए जो है, तो इतना सरल लिख दे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मैंने पढ़ने समझने के साथ पढ़ने, ठीक है ना, ठीक है। उद्देश्य लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है जरा, ठीक है। आधारभूत साक्षरता, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। या हमें समझ नहीं आता, इतना सारा चीज़ लिखने की जगह जो है शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा के लिए लिख देते हैं कि भाई जो बच्चा, जो कमज़ोर बच्चा है, उसको आधारभूत नॉलेज और मैथ के नॉलेज को ज़्यादा दिया जाएगा, संख्यात्मक ज्ञान को, है ना, जिसको आर्यभट्ट नहीं बनाना है, सिर्फ खाली जोड़ गुणा घटाव भाग कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन होता है बड़ा बिग चीज़। इसके आगे मैं लिखूं या लिख रहे हैं अभी? हाँ, प्राप्त किया जा सके, अपने से लिखिए, प्राप्त किया जा सके। निपुण भारत को, मैं, हाँ, कहाँ से? अच्छा ये, अरे वो कुछ भी बना देता है वो लोग उन लोगों को मतलब नहीं है। भारत को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, नींद आ रहा है क्या? विभाग द्वारा चलाया जाएगा। और इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया गया है। हाँ,
आप लोग को इतना एक्सप्लेन करके लिखाता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग को इतना एक्सप्लेन करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है कि नहीं, कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इससे अच्छा था कि हम पढ़ना लेंगे किताब से, ऐसा कुछ लगता नहीं ना है। हाँ, मैं लिखवाया ना, लिख देता हूँ। इस योजना को समग्र शिक्षा, इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान के तहत लागू किया गया है। माने इसके सब जो है ना, समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसका सब जो है योजना है। ठीक बातें हैं, मैं रफ कर दूं, देख लीजिए आप लोगों को कहीं कुछ त्रुटि प्रॉब्लम लिख लिए। अगर किसी को नींद आ रहा है तो बता दीजिएगा। क्या? अरे बहुत सारा दवा है मेरे पास, तो दवा ही दवा पड़ा है नींद आने का, ना आने का, नींद ना आने का। पासपोर्ट रैंकिंग, नेक्स्ट। देखें, ठीक बात है, इसको लिखते हैं। इसको जारी किसने किया है? हेनले और पार्टनर्स, हेनले और पार्टनर्स दो ने पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग जारी किया है। इसको बताने का कोई इतना लग रहा है कि आप लोग को औचित्य नहीं है, लेकिन है, औचित्य है। ये औचित्य इसलिए है कि भारत बढ़े, इसमें क्या था, भारत का स्थान 9वां है, 6 स्थान गिर गया है। पिछले वर्ष से 6 स्थान गिर के 90 पे आ गया, यानी कि 6 स्थान गिरने का मतलब पिछले कितना था? 84 था पिछला। ये पिछला है, कैसा है? पिछला वर्ष, यानी कि 2020 वाला, यानी कि पिछला 84 में था तो 6 गिर के 90 पे आ गया है, समझ लीजिए। ये पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने का ये अर्थ होता है ना कि आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना मजबूत करने में कि आप किन किन देशों में सफ़र कर सकते हैं फ्री में, बिना वीज़ा के। सिर्फ पासपोर्ट लिए चल दिए, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है, तो भारत जो है, इसी में लिखिएगा, भारत 58 देशों में, कितने देशों में? 58 देशों में क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वीज़ा फ्री, वीज़ा फ्री, बार बार बोलेंगे कि वीज़ा से फ्री मुक्त रहेगा। जहाँ पर वीज़ा लगता है वहाँ पर वीज़ा लगेगा ही। वीज़ा फ्री प्रवेश करने की अनुमति है। यह ध्यान रखिएगा, 58 देश, हाँ, 84 पिछले साल। फिर देखिए, ये तो हो गई भारत की बात, मैं भारत को बता दिया। अब हम भारत के जब पढ़ते हैं तो भारत के साथ साथ पड़ोसी देश को भी जानना जरूरी है। कि भारत को जान लिए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को जान लिए तो हमको अच्छा हो गया, हमको भारत के पड़ोसी देश की भी रैंकिंग जाननी जरूरी है, और ख़ास करके किसकी? चीन की।
खास करके चीन की, पाकिस्तान की, इस तरह की रैंकिंग जानना जरूरी है। तो ज़रा जानते हैं कि इसमें किसका स्थान कहाँ पर है। चीन का जानते हैं, चीन 17वां स्थान पे, 70। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जान लेते हैं, पाकिस्तान कितना पे है। पाकिस्तान है 107, और ये 32 देशों में फ्री घूम सकता है। कितने देशों में? 32 देशों में, ठीक है। और इस इंडेक्स में सबसे ऊपर की श्रेणी में कौन है? फर्स्ट जो है जापान है, पहली श्रेणी में, यानी कि जापान पहला पोजीशन पे है, 1वां है। और ये जो है 193 देशों में फ्री घूम सकता है, समझ लीजिए। 196 को देश ही है और उसमें 3 वो देश घट गया है, बाकी सब जगह घूम सकता है फ्री में। ये ताकतवर पासपोर्ट है इसका, सबसे ताकतवर पासपोर्ट है इसके पास। जरा देखते हैं, अगर ये तो हो गया फर्स्ट की बात हो गया, हम अगर इतना देख रहे हैं तो सबसे ताकतवर देश के बारे में क्यों नहीं जानेंगे हैं? हम जब इतना कुछ जानने के लिए इच्छुक है तब ताकतवर देश के बारे में जान लेते हैं। और ताकतवर देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका का ज़रा जान लेते हैं। तो अमेरिका जो है 7वां स्थान पे है। कितवां स्थान पे? 7वां, 7th। जब 7th स्थान पे है तो ये कितने देशों में घूम सकता है? 185 देशों में। 185 देशों में ये घूम सकता है। 185 देशों में घूमने की इजाज़त है। ये तो हो गई 1 2 3 के। हाँ हाँ, अब कोई होगा जिसमें कि मान के चलिए अब, हाँ हाँ हाँ, फिर सीरिया हो गया, फिर आपका जो कट्टरपंथी जहाँ पर है, जिसमें कि आपको कोई देश होता है, नॉर्थ कोरिया में हो गया, नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर अरे जो 3 देश हैं वो तो आपको सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब आप जानते हैं कि 4th रैंक पे कौन है, 5th रैंक पे कौन है। अच्छा छोड़िए हटाइए, इससे पहले जो है कि अफगानिस्तान में जो अभी चल रहा है, अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अफगानिस्तान अभी चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बना हुआ है और सब लाइमलाइट में, जहाँ भी पेपर में पढ़िए अफगानिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ। उसका रैंक कितना है ज़रा जान लेते हैं। अफगानिस्तान का रैंक कितना है? 110वां, 110वां रैंक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 26 देशों में घूम सकता है फ्री में, और वो भारत को लेकर के, है ना। भूख लग रहा है तो पानी पी पी के काम चलाइए।